Very good morning to all of you. This is Rajiv Prajapati and welcome back to HBR Study Points. So students, आप सभी का केमिस्ट्री की क्लासेस में बहुत ही स्वागत। पिछले लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसको पढ़ रहे थे, उसके कुछ टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके थे एंड आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर जिसको बोलते हैं हम लोग वैद्युत रसायन। ठीक, ये यूपी बोर्ड में सेकेंड वाला चैप्टर है अकॉर्डिंग टू 2026 जो न्यू पैटर्न अभी जो आया है। ठीक है, सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, देख लेना आप। ठीक, तो इस बार का हम लोग का जो चैप्टर है वैद्युत रसायन। ठीक, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। ठीक, तो वैद्युत रसायन होता क्या है, ठीक, और इसको हम लोग पढ़ते क्यों हैं। ठीक, इसका जो शब्दावली है, इससे संबंधित क्या क्या टर्म्स हैं जो इसमें यूज होते हैं और पूछे भी जाते हैं एग्जाम्स में, वो क्या है, और इससे हमारे चैप्टर्स में कहाँ से इम्पोर्टेंस पूछा जाता है, तो हम लोग पूरा डीपली इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और ये हमारा पहला लेक्चर है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन होता क्या है? वैद्युत और रसायन, वैद्युत रसायन एक तरीके से भौतिक रसायन की एक शाखा है। अब आप बोल रहे हो कि सर भौतिक रसायन क्या होता है? देखो, भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की शाखा होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो अध्ययन करते हैं वो धातुओं या फिर कोई भी पदार्थ है उसके सरफेस तक सीमित रखते हैं, उसके अंदर नहीं जाते हैं ज़्यादा, उसके सरफेस पे ही डिस्कस करते हैं। जैसे अभी एक चैप्टर है, इस बार नहीं है बट सरफेस केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं पृष्ठ रसायन, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। सॉलिड स्टेट है हमारी, हट गई है बट वो थी सॉलिड स्टेट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, विलयन है, ये सारे जो चैप्टर्स हैं और रासायनिक बलगत की, ये आते हैं भौतिक रसायन में, फिजिकल केमिस्ट्री में। इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं ओनली सरफेस को, उसकी पृष्ठ को, इसलिए बोलते हैं इसको भौतिक रसायन। ठीक, तो ये जो है वैद्युत रसायन, ये भौतिक रसायन की एक शाखा है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी विद्युत ऊर्जा है, जो हमारी वैद्युत ऊर्जा होती है, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा को हम लोग रासायनिक ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को और रासायनिक ऊर्जा में एवं रासायनिक ऊर्जा को वापस से वैद्युत ऊर्जा में हम लोग चेंज करते हैं, इसको बोलते हैं वैद्युत रसायन। यानी भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में एवं रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है एवं उनके मध्य होने वाले जो परस्पर आपसी रिएक्शंस होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक, अब ये तो हो गई इसकी परिभाषा। चलो इसको हम परिभाषा लिखवा देते हैं। आप अपनी जो पेन कॉपी है उसको आप साथ में खोल लीजिए, अब जो भी हम लोग इसमें लिख रहे हैं उसको साथ में लिखते चलिए। ठीक, तो जो वैद्युत रसायन है ये भौतिक, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, डेफिनेशन, वैद्युत रसायन भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा है। ठीक है, वैद्युत रसायन भौतिक रसायन की वह शाखा है या फिर ब्रांच है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा की परस्पर, परस्पर मीन्स होता है आपसे, यानी एक दूसरे में चेंज हो रहा है, कि परस्पर संबंध एवं परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। एवं आई थिंक ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो ब्लैक मार्कर का यूज करते हैं। संबंध एवं परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो कोई पूछे कि वैद्युत रसायन क्या है, तो ये भौतिक रसायन की शाखा है।
इसमें हम लोग वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। ठीक है, केमिकल एनर्जी। अब देखो वैद्युत रसायन के लिए थोड़ा आइडिया दे देते हैं तो क्या होता है। देखो जैसे अभी आगे जब हम लोग इस चैप्टर को और भी आगे बढ़ेंगे लेक्चर्स में, तो देखो यहाँ पे एक सेल आता है। ठीक, सेल दो टाइप के आते हैं इसमें। एक देखो जैसे यहाँ पे आ गया वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, हम केवल अभी इसको समझा रहे हैं कि कैसे चेंज होता है। आगे हम लोग इसको बड़ी अच्छे से पढ़ेंगे कि हाँ ये पूरी डिटेल में कि वैद्युत अपघटनी सेल होता क्या है। ठीक, जैसे इसमें भरा हुआ है ये लवणीय विलयन भरा हुआ है और यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रोड हैं, ये धातु के होते हैं। इनको किसी लवणीय विलयन में डुबो देते हैं तो इनकी जो विभव है इनमें अंतर स्थापित हो जाता है दोनों के। इससे ये क्या इनमें विद्युत धारा क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है या फिर आयन मुक्त होने लगती है। ठीक, अब देखो जैसे ये दो इलेक्ट्रोड है, इनको हमने बाहर से जोड़ के इसमें धारा प्रवाहित कराई, तो मान के चलो एक जो है धनावेशित हो गया और एक जो है ऋणावेशित हो गया। ठीक, तो जो वैद्युत अपघटनी सेल होता है उसमें अगर विद्युत ऊर्जा को हम लोग प्रवाहित कराते हैं, ये वैद्युत अपघटनी सेल है, वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक, तो इस वाली सेल में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो इसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है और ये विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ये होता है वैद्युत अपघटनी सेल। और इसके अपोजिट एक और सेल होता है जिसको बोलते हैं हम लोग गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टीय सेल बोल देते हैं उसी को। ठीक, इसमें एक लवण सेतु भी होता है। मान के चलो यहाँ पे ये हमने इलेक्ट्रोड लिया है और इस इलेक्ट्रोड को यहाँ से इसमें दो अलग अलग पात्रों में इलेक्ट्रोड लेते हैं। ठीक, और अलग अलग धातुओं की उनमें अलग अलग लवणीय विलयन होते हैं। ठीक है, मान के चलो हमने यहाँ पे एक जो है इलेक्ट्रोड लिया, इसको ये जिंक इलेक्ट्रोड है तो इसमें भरा हुआ है ZnSO4 और इसको ले लिया कॉपर इलेक्ट्रोड, इसमें भरा हुआ है CuSO4, ये लवण सेतु है, इसमें भर दिया KCl। तो बच्चों इसमें होता क्या है, जब ये दोनों होते हैं इनमें होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, वैद्युत रसायन में हम लोग जो अभिक्रियाएं पढ़ते हैं वो बेसिकली एक ही अभिक्रिया आती है इसमें, वो आती है रेडॉक्स। ठीक, इसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में होता है। ठीक है, ये क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इनमें क्या होता है, मान के चलो इसमें हो गया ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और अपचयन होने से इसमें से इलेक्ट्रॉन जाने लगते हैं और यहाँ से धनावेश, तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर फिर से बात करें कि हाँ ये है क्या, तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, हम उसी का अध्ययन करते हैं। इसको हम बोलते हैं वैद्युत रसायन। ठीक, अब चूंकि विद्युत ऊर्जा है और रासायनिक ऊर्जा है, इसलिए हमें इन दोनों से संबंधित कुछ जो शब्दावली होती है, टर्म्स होते हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो अभी आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इससे संबंधित कुछ शब्दावली आती है। ठीक है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक, इसको मिटाते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे कि विद्युत ऊर्जा है तो यहाँ पे आ गया जैसे प्रतिरोध, प्रतिरोध इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ठीक, और प्रतिरोधकता, रेजिस्टेंसिविटी, प्रतिरोधकता, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंसिविटी। और
चालकत्व, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस, ठीक। एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चालकता, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, ठीक। और भी टर्म्स आते हैं, मूलर चालकता आता है, इसको बोलते हैं मूलर कंडक्टिविटी, ठीक, मूलर कंडक्टिविटी। एंड तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी, ठीक है। तो हम लोग जो पहला टर्म है प्रतिरोध, इसको पढ़ते हैं, ठीक। तो जो प्रतिरोध होता क्या है, जब हम किसी भी वायर है, जैसे हमने माना कि हमारा कोई तार था, ठीक है, वायर, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है, तो जो चालक है, ये हमारा तार है, इस चालक के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में जो भी बाधा डाली जाती है, जो भी रुकावट डाली जाती है, उसको हम लोग बोलते थे प्रतिरोध। प्रतिरोध या नाम ही से क्लियर होना, ये रोक रहा, देखो रेजिस्ट करना यानी होता है विरोध करना, यानी रुकावट करना, ठीक। तो प्रतिरोध क्या होता है, चलो पहला वाला ये है, प्रतिरोध को डिस्कस करते हैं, ठीक। यहाँ पे जो प्रतिरोध है, किसी चालक द्वारा, इसकी डेफिनेशन लिखते चलना साथ में, किसी चालक द्वारा उसमें प्रवाहित हो रही, उसमें प्रवाहित हो रही या होने वाली विद्युत धारा के मार्ग में, डाली गई बाधा या रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। को चालक का प्रतिरोध कहते हैं, देखो ये रेजिस्टेंसिविटी है R है, ठीक, इसको R से प्रदर्शित कर देते हैं, इसे कैपिटल R है रेजिस्टेंसिविटी, R से प्रदर्शित करते हैं, अब देखो एक वैज्ञानिक हुए थे, उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, ठीक। तो जो ओम थे, उन्होंने क्या किया, इसके लिए एक नियम निकाला था, V प्रोपोर्शनल टू I, V बराबर IR, ये ओम का नियम था। यानी इन्हीं ने ही सबसे पहले जो प्रतिरोध है इसके बारे में बताया था। तो इसका जो मात्रक रखा गया है वो इन्हीं के नाम पे रख दिया गया, ठीक। तो इसका मात्रक ओम, और ओम का जो चिन्ह होता है वो ऐसे बना देते हैं, ठीक। और इस चिन्ह को बोलते हैं ओमेगा, ठीक। इसका मात्रक ओम होता है। और अगर दूसरा मात्रक बोले तो यहां से निकाल सकते, देखो V बराबर IR, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I। V का क्या होता है, वोल्ट, और धारा का क्या होता है, एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर, ये भी इसका दूसरा मात्रक हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसको और भी इसके मात्रक होते हैं, जैसे साइमन हो गया, महो हो गया, और भी साइंटिस्ट थे। तो इसका देखो मात्रक जो है, अन्य मात्रकों की बात करें तो इसका जो है साइमन इनवर्स आ जाएगा, साइमन इनवर्स हो गया, महो इनवर्स हो गया, ठीक। अब इसका जो मापन है, ठीक, प्रतिरोध का मापन, देखो
प्रतिरोध का मापन, यानी इसको हम मापते कैसे हैं, तो प्रतिरोध का मापन व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, ये क्लास 12 में फिजिक्स का एक टॉपिक है, ठीक। व्हीटस्टोन सेतु के द्वारा मापा जाता है, के द्वारा मापा जाता है। अब ये होता क्या है व्हीटस्टोन सेतु, देखो कुछ नहीं है, इसमें 4 इस टाइप से ये प्रतिरोध ले लेते हैं, 4 प्रतिरोधों को लिया, ऐसे जोड़ा, ये कौन सी है, और इनको जोड़ देते हैं, लगा दिया सही। इसमें क्या होता है, यहाँ पे मान लो कुंजी लगी हुई है, तो यहाँ पे मान लो P Q R S, ऐसे ही इसमें 4 प्रतिरोध लेते हैं, इसमें से 3 जो प्रतिरोध है उनका हमें जो है सॉरी 3 यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे वायर लेते हैं, उनमें से 3 का हमें प्रतिरोध पता रहता है, चौथे का हमें निकालना पड़ता है। तो इसमें जो रेशियो निकल के आता है P/Q बराबर R/S, तो इससे हम लोग इजीली निकाल देते हैं, यानी 3 का पता रहेगा, चौथे का आसानी से निकाल लेते हैं। ये होता है व्हीटस्टोन सेतु। ये वैसे क्लास 12 की फिजिक्स का टॉपिक है, आप इस टॉपिक्स को क्लास 12 फिजिक्स में और अच्छे से पढ़ोगे, ठीक। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जो साथ में लिख रहे हैं वो तो लिख ही लो, इसका लो स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रतिरोध का। आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने और समझ में भी आ गया होगा। बहुत ही सरल टॉपिक है कि जो भी बाधा डाली जा रही है चालक के द्वारा, उसको हम लोग उसका प्रतिरोध बोल देंगे, ठीक। अब एक और टॉपिक है हमारा जिसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। देखो अब इसको देखते हैं, प्रतिरोधकता, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंसिविटी, रेजिस्टेंसिविटी, ठीक है, वो लिखा है वहां पे रेजिस्टेंसिविटी। देखो होता क्या है, जब प्रतिरोध पर रिसर्च की गई इसके बारे में, तो पता चला कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है, किसी चालक का प्रतिरोध R उस चालक की लंबाई के, उस चालक की लंबाई के समानुपाती एवं उसके, अभी सब समझा देंगे, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक वायर है, हमने लिया ये वायर, ठीक है, इसकी लंबाई मान लो L है, इसका तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये है A। तो ये जो वायर हमारा चालक है, इस पे प्रतिरोध लगेगा उसकी लंबाई, यानी जितना ये ज्यादा लंबा रहेगा उतनी ज्यादा लंबाई तक इसमें प्रतिरोध काम करेगा, ठीक, और ज्यादा। और जितना ये चौड़ा रहेगा, यानी इसका क्या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना चौड़ा रहेगा भाई, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को चलने में आसानी रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स को चलने में आसानी होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, यानी इलेक्ट्रॉन आराम से जा सकेंगे। तो फिर अगर चौड़ाई बढ़ गई, यानी फिर कि इसका क्षेत्रफल बढ़ गया, इसकी मान के चलो ये है हमारे पास, ठीक, ये एक चालक, मान के चलो यहाँ पे इसका ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अगर इसका जो क्षेत्रफल है इसको हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा दें, इसको बढ़ा दें, तो अगर इसमें से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होना होगा यहाँ से, तो जितना ये ज्यादा चौड़ा रहेगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आसानी से हो पाएगा, और जितना ज्यादा ये लंबा रहेगा उतनी दूर तक इलेक्ट्रॉनों के फ्लो में प्रॉब्लम होगी, ठीक। तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल होता है L के, यानी लंबाई के समानुपाती, और R
इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसके, ठीक। तो समीकरण 1/2 से हम लोग निकाल सकते हैं, समीकरण 1/2 से देखो, समीकरण 1/2 से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि r प्रोपोर्शनल टू l/a। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक रो आ जाता है l/a, ठीक। ये आ गया रो की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाता है r/a/l। ये जो यहाँ पे जो रो है, जहां पर रो है, ये होती है हमारी प्रतिरोधकता, इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंसिविटी, प्रतिरोधकता, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंसिविटी का मात्रक कैसे निकालेंगे, ठीक। अब देखो ये मान लो, ठीक, यहाँ पे माना कि हमारा जो एरिया है ए है वो 1 मीटर स्क्वायर है। एक्चुअली में केमिस्ट्री जो है इसमें हम लोग 1 मीटर जो लंबाई है बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि हमें छोटी छोटी जो एक्सपेरिमेंट करने होते हैं प्रयोगशाला में, इसलिए हम लोग केमिस्ट्री में बहुत छोटे छोटे जो दूरी के मात्रक होते हैं उनका यूज करते हैं, जैसे सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया। तो यहाँ पे हम चलो 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक। हालांकि इसको भी ले सकते हैं, तथा जो एल है 1 मीटर है, तो यहाँ पर रो जो होगा उसके आर के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो और भी परिभाषा निकाल सकते हैं, यानी किसी चालक की जो प्रतिरोधकता होती है वो उस चालक, अगर वो चालक 1 मीटर लंबा है और उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है तो उस पर लगने वाले प्रतिरोध के बराबर होती है, ठीक। ये तो हो गया ये। और अब अगर इसका हम लोग मात्रक की बात करें, चलो यहाँ पे आ जाते हैं मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा, तो देखो रो बराबर क्या होता है, रो बराबर होता है r/a/l। अगर हमने एरिया जो है वो मीटर में लिया है, ठीक, एरिया या फिर लंबाई उसको मीटर में लिया है, तो r तो हो जाएगा ओम, ये हो जाएगा ओम। क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर और लंबाई लेंगे मीटर में, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो इसका जो मात्रक आ जाएगा वो आ जाएगा ओम मीटर। लेकिन केमिस्ट्री में हमने बताया कि हम लोग छोटे मात्रकों का यूज करते हैं छोटी चीज, तो अगर हमने लंबाई सेंटीमीटर में ली है, ठीक, तो इसका और क्या मात्रक आ जाएगा, अथवा ओम, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, और नीचे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से कट जाएगा तो और क्या आ जाएगा, देखो ओम सेंटीमीटर, ये हमने इंग्लिश में लिख दिया, ठीक, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओम सेंटीमीटर। तो ये क्या होगी हमारी प्रतिरोधकता। फिर से बताते हैं होती क्या है, जो प्रतिरोधकता होती है वो उसके चालक की लंबाई के समानुपाती और उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ से हम लोगों ने ये निकाल लिया और ये रो आ गया। इसकी अगर हम लोग परिभाषा पूछें तो ये बोल सकते हैं कि किसी चालक की जो प्रतिरोधकता होती है उसमें उसके द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिरोध के बराबर होती है। अगर उस चालक की लंबाई 1 मीटर या फिर 1 सेंटीमीटर तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर या फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होती, तो ये है हमारा प्रतिरोधकता। आई थिंक समझ में आ गई होगी, ठीक है। और ये रहा इसका मात्रक, इसको लिख लेना, नोट्स जरूर बनाना है आप लोगों को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्चुअली में इसका जो फ्रेम साफ करने वाला है वो मैंने रख दिया है यहीं पे, अभी वो मिल नहीं रहा इंस्टेंट में, तो इससे साफ करना पड़ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो मिले उसी से काम नहीं लेंगे। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग चाल का। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है चाल का। ठीक, चाल का
इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, ठीक है बच्चों। तो देखो चालकत्व जो होता है वो सीधा सीधा प्रतिरोध का उल्टा होता है। प्रतिरोध क्या करता है, उसमें प्रवाहित हो रही जो विद्युत धारा है, जैसे ये हमारा वायर है, ठीक, इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है आई, तो जो इसको प्रवाहित होने में बाधा डाले रोके, वो हो गया क्या, प्रतिरोध। तो जो इसको जाने का लक्षण है यानी गुण है, यानी जितने आराम से प्रवाहित होने देने का गुण है, उसको बोलते हैं चालकत्व। ठीक, तो कहीं एक तरीके से ये समझ में आ रहा है कि जो चालकत्व है, चालकत्व वो उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर है, यानी जो प्रतिरोध रहेगा उसी का उल्टा हो जाता है, यानी जितना अगर वो रोक रहा तो ये जाने देता है, ठीक है, धारा को। तो अगर इसकी परिभाषा पे बात करें हम लोग, तो परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण, दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंडक्टर, किसी चालक का वह गुण जिसके द्वारा वह विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देता है, आसानी से प्रवाहित होने देता है, चालकत्व कहलाता है, ठीक, चालकत्व कहलाता है। ये तो ये परिभाषा, और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, यह प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। जो हमारा प्रतिरोध R है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है, ठीक। अब आप लोगों ने, अगर जो भी बच्चे हैं उन्होंने विलियम चैप्टर पढ़ा होगा सॉल्यूशन, तो आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी सांद्रता होती है C, कंसंट्रेशन, सांद्रता को हम लोग C से डिनोट करते हैं। वैसे देखो कंडक्टेंस भी C से है, इसीलिए इसको हम लोग C से डिनोट ना करके इसे हम लोग K से प्रदर्शित करते हैं। इसे K, सॉरी K नहीं, एक्चुअली में G है ये, इसे G से प्रदर्शित करते हैं, इसे G से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। C से भी कर देते हैं, लेकिन जहां कंसंट्रेशन आती है वहां C की जगह हम लोगों को इसको G से प्रदर्शित करना पड़ता है ताकि अलग अलग दिखे, ठीक। तो इसकी बात करें तो देखो G जो है, G वो क्या हो जाएगा, 1/r। और अगर G का मात्रक की बात करी जाए तो G जो है इसका मात्रक, देखो इसका क्या होता है, ओम, तो इसका जो मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, यानी ओम का उल्टा, ठीक, ओम इनवर्स हो गया। और भी मात्रक होते हैं, देखो अन्य मात्रक हैं इसके, अन्य मात्रक भी हैं, जैसे इसका और मात्रक होता है साइमन, महो होता है, ठीक है। तो ये किसके मात्रक है, चालकत्व के। बहुत ही सरल टॉपिक है, ठीक, कि जो किसी भी चालक का वह गुण जिसके द्वारा वो उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसे आसानी से प्रवाहित होने में मदद करे। और ये प्रतिरोध का उल्टा होता है, प्रतिरोध रोकता है और ये प्रवाहित होने देता है। तो चालकत्व हो गया, इसे G से प्रदर्शित करते हैं, इसका ये मात्रक हो गया, ठीक। अब देखो अगला जो टर्म्स है दैट इज कंडक्टिविटी, ठीक, कंडक्टिविटी, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक। आई होप बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको मिटाते हैं, ठीक। जो बच्चे साथ में लिख रहे हैं बहुत ही ज्यादा बढ़िया है,
देखते चलो, क्योंकि लास्ट में जब इसको रिवाइज कराएंगे वो आपके एग्जाम आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। देखो नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगला जो टॉपिक है दैट इज चालकता। चालकता इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी जिस प्रकार से हमने प्रतिरोध के बाद पढ़ा था प्रतिरोधकता, यानी रेजिस्टेंस के बाद रेजिस्टेंसिविटी, तो अब हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस के बाद कंडक्टिविटी। ठीक, चालकता जो होती है वो किसी भी, जैसे कोई भी हमने ये लिया, मान लो चालक है, चालक, ठीक है। अभी एक और देखो, इसके बाद हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे। चालक बताएंगे, अचालक पढ़ेंगे हम लोग, अर्धचालक पढ़ेंगे, ठीक है, और विद्युत अपघटनी या फिर उसको बोलते हैं वैद्युत अपघट्य अनपघट्य, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अनपघट्य, अनपघट्य, ठीक है। तो ये मान के चलो हमारे पास कोई वायर है, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, तो इसमें जो प्रतिरोध है वो R लग रहा है। तो जो चालकता होती है, चालकता किसी भी चालक में जो उसकी प्रतिरोधकता होती है उसके व्युत्क्रम के बराबर होती है। किसी भी चालक की चालकता, किसी भी चालक की चालकता उस चालक की प्रतिरोधकता, उस चालक की प्रतिरोधकता की व्युत्क्रम के बराबर होती है, ठीक है, व्युत्क्रम के बराबर होती है, ठीक। जो चालकता है कंडक्टिविटी, ये जो होती है उसकी रेजिस्टेंसिविटी के अपोजिट होती है, ठीक। तो देखते हैं जो इसकी जो चालकता होगी, और अच्छा चालकता है इसको हम लोग बोलते हैं कप्पा। ये जो के लिखा है के नहीं है बेसिकली, इसमें जो ऊपर वाला रहता है इसको थोड़ा देखो ऐसे बनाते हैं, जैसे हम लोग के बनाते तो के में से इसकी जो ये वाली जो लाइन है इसको थोड़ा छोटा कर देते और इसको, तो ये बन जाता है कप्पा, इसको बोलते हैं कप्पा, ठीक। कप्पा से प्रदर्शित करते हैं इसको चालकता को, और ये होती है 1/, प्रतिरोधकता, यानी व्युत्क्रम के बराबर होती है प्रतिरोधकता। और हमने पढ़ा प्रतिरोधकता को हम लोग प्रदर्शित करते हैं रो से, ये रो, ठीक। तो इस हिसाब से कप्पा क्या हो जाएगा, कप्पा 1/रो, और रो का मान हमने पढ़ा है अभी, देखो अभी बताया था ना, देखो R proportional L, R inversely proportional A, so R proportional L upon A, एंड यहां से हमने निकाला था R equal to 2 A upon L एंड रो बराबर R A upon L, ये निकाला था। इसी का उल्टा कर देंगे, क्या आ जाएगा, R A upon L, और L है, अभी L क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा L upon R A, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो K है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/R और इनटू L upon A, ठीक, ऐसे लिख दिया। तो 1/R है, हमने अभी आपको पढ़ाया था, देखो अभी हमने कुछ ही इसके पहले पढ़ाया था, आप G जो होता है, G वो 1/R के बराबर होता है, यानी चालकता जो होता है उसकी प्रतिरोध के उल्टा होता है, इसीलिए 1/R को हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे G, और L upon A है, देखो L upon A
सैल स्थिरांक, तो इसको ऐसे लिखते हैं जी स्टार। तो ये हमारी क्या होगी चालकता, इसको इस फॉर्म के रूप में हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। कप्पा जी इंटू जी स्टार, यहाँ पे जी क्या है हमारी चालकत्व है और ये उसका सैल स्थिरांक है। अगर बात करें इसकी मात्रा की, यानी चालकता का मात्रा क्या होता, तो देखो चालकता का मात्रा अगर निकालना है तो निकाल देंगे हम, अदरवाइज प्रतिरोधकता का जो मात्रक है उसका उल्टा भी करके हम डायरेक्ट रख सकते हैं, ठीक। तो जैसे प्रतिरोधकता का हमने पढ़ा था ओम मीटर, तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। तो देखो जिन बच्चों को ये पता नहीं कि इनवर्स क्या होता है, तो देखो अगर किसी भी जैसे कोई भी कुछ भी लिखा हो उसके ऊपर -1 लिखा हो, -1 उसकी घात है तो उसको बोलते हैं इनवर्स। और क्या हो सकता है इसका अथवा, देखो जैसे 1/, अगर हम जो दूरी है लंबाई उसको सेंटीमीटर में लें तो ये फिर क्या निकल के आएगा, देखो इंग्लिश में लिख दिया हमने ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हो गया हमारी चालकता। देखो बच्चों यहाँ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपकी जो बोर्ड एग्जामिनेशन रहेंगे चाहे वो आपके हाफ ईयरली हो कुछ भी हो, वहां पे डेफिनेटली इन टॉपिक से आपका 1 या 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं और न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं। पूछ लेते हैं आपसे, बताइए कि चालकता है इसका मात्रक क्या होता है, आपको बताना पड़ेगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। वो बोलेंगे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, आपको बताना पड़ेगा ओम होता है, साइमन इनवर्स होता है, महो इनवर्स होता है। बोलेंगे चालकत्व का मात्रक, आप बोल सकते हो ओम इनवर्स या फिर सीमेन, उसको बोलते सीमेन, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी चालकता, ठीक है। चालकता तो ये हो गई। अब देखो चालकता है, इसके आधार पे हम लोग अभी इसके पहले हमें कुछ और टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, तब जाके हम लोग पढ़ेंगे मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, क्योंकि मोलर चालकता के लिए हमें बनाना पड़ता है वैद्युत अपघट्य। अब आप बोलोगे कि सर वैद्युत अपघट्य क्या होता, तो इसके तुरंत बाद हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत अपघट्य क्या होता है, ठीक है। पहले देख लेते हैं चालक, अचालक और अर्धचालक, इन तीनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इसका बच्चों नोट्स जरूर बनाने हैं, इसका आप लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलो इसको भी इरेज कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चालक, अब हम लोग पढ़ेंगे कि चालक क्या होते हैं। चालक इनको बोलते हैं कंडक्टर, ठीक। देखो चालक क्या होते हैं, यानी ऐसे पदार्थ या ऐसे धातुएं जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उनको हम लोग बोलते हैं विद्युत के लिए चालक, ठीक। तो ऐसे पदार्थ या ऐसी वस्तुएं, ऐसे पदार्थ या वस्तुएं जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है एवं इनकी चालकता कंडक्टिविटी, इनकी चालकता जो है वो अधिक होती है, इनकी चालकता अधिक होती है, इन्हें चालक कहते हैं, ठीक। इन्हें चालक कंडक्टर कहते हैं, चालक कहते हैं। अब देखो
एग्जाम्पल जो सबसे बेहतरीन चालक है धातु में वो क्या है? चांदी, सिल्वर, एजी, बहुत ही बढ़िया चालक होता है ये, सबसे अभी तक का सबसे बेहतरीन है। कॉपर हो गया हमारा Cu, ठीक है, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया। आप लोगों ने सुना तो होगा ही कि हमारे घर में जो है अभी लाइट का काम चल रहा है तो पिताजी बोलते हैं कि कॉपर की डोरी लेकर आओ, एल्यूमिनियम का तार है, ठीक बोलते नहीं ऐसे? तो देखो कॉपर है, खैर चांदी का तो यूज करते नहीं हम लोग क्योंकि चांदी का बहुत ज्यादा कीमती है। एल्यूमिनियम है, बहुत सारे होते हैं, जरूरी नहीं कि देखो केवल सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में भी तो हो सकते हैं। देखो वैद्युत अपघट्य है, क्या होगा जैसे हमारे वैद्युत अपघट्य भी है, बहुत वैद्युत अपघट्य होते हैं, वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, गलित अवस्था में, और ये सॉलिड अवस्था में ये जो होते हैं विद्युत के अचालक होते हैं, ठीक। जैसे कि NaCl है, NaCl ये जलीय है, एक्वस है। जल में अगर हम लोग NaCl को बोल देंगे तो NaCl जो है वो Na+ आयन और Cl- आयन इनमें टूट जाता है, और इससे क्या हो जाता है, ये अलग अलग दो प्रकार के आयन बन जाते हैं, धनायन और ऋण आयन। इससे क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, या फिर ऐसे में तो आवेश प्रवाहित हो जाता है, ठीक है। और भी है जैसे CH3, COO है, ठीक। तो अब इस हिसाब से देखो ये तो हो गया इसमें द्रव है और ये तो हो गए धातु वाले। तो अब एक और टर्म आता है कि हाँ इनमें डिफरेंस क्या है, तो देखो एक होता है धात्विक चालक, और इन्हीं को हम लोग एक और टर्म यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक, धात्विक चालक अथवा इलेक्ट्रॉनिक चालक, ठीक है बच्चों। मेटेलिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं आयनिक चालक, या फिर विद्युत अपघटनी चालक, ठीक। इसको यहीं पे लिख देते हैं, ठीक। विद्युत लिख लो या फिर वैद्युत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विद्युत अपघटनी चालक, ठीक है बच्चों। तो धात्विक चालक जो होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह है, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह बोल लो या फिर आवेश का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, ठीक। अब इनमें बात की जाए तो इनमें जो विद्युत धारा है, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, आयनों के द्वारा होता है। देखो इनमें होता है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, इसलिए इनको बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक। इनमें होता है आयनों के द्वारा, इसलिए इनको बोल देते हैं आयनिक चालक, ठीक। जो धात्विक चालक होते हैं, धात्विक चालक ये जो होते हैं ठोस अवस्था में होते हैं, धात्विक चालक जो होते हैं वो कौन सी अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं। और ये कौन सी, ये जो विद्युत अपघटनी चालक हैं ये हमेशा गलित अवस्था में रहते हैं, गलित अवस्था में रहते हैं।
तापमान बढ़ाते हैं, ठीक। ऐसे समझ लो जी हमारे पास एक वायर है, वायर है, इसको हमने गर्म किया यानी तापमान बढ़ाया। तापमान बढ़ाएंगे तो ये गर्म हो जाएगा, गर्म होने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो गतिशीलता मोबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता बढ़ जाएगी लेकिन ये वायर बनेंगे, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जल्दी मूव करेंगे, वो जल्दी निकलने का प्रयास करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जल्दी जाएंगे तो उनकी टक्कर कोलिजन है वो बढ़ जाएगी। टक्कर बढ़ने के कारण यहाँ पर उनकी जो चालकता है वो प्रभावित होगी, यानी तापमान बढ़ाने पर ये जो चालक होते हैं, मान के चलो ये है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जल्दी प्रवाहित होने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इनमें टक्कर होगी, इसलिए इनकी चालकता कम हो जाती है, ठीक है। यानी तापमान बढ़ाने पर धात्विक चालकों की चालकता धात्विक चालकों की चालकता कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता बढ़ जाती है, मोबिलिटी, ठीक है, गतिशीलता बढ़ जाती है। यहाँ पे देखो आयंस है, यहाँ पे इनके पास पर्याप्त स्पेस होता है। अब यहाँ पे जब तापमान बढ़ाया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी है वो तो बढ़ेगी, ठीक है, और साथ में इनके लिए स्पेस भी रहता है, इसलिए इनकी जो है तापमान बढ़ाने पर इनकी जो चालकता है बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है, ठीक है। ये हो गया हमारे विद्युत अपघटनी चालक और धात्विक चालक। उदाहरण बहुत सारे हैं, ये जो है चांदी, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, ये है धात्विक चालकों के, NaCl है, CH3COONa है, ठीक है। विद्युत अपघटन इनको जो ये जो है जो इनमें प्रवाहित होने देते हैं, अब जरूरी नहीं है देखो हर कोई विद्युत अपघटन बना, जैसे कि हमने लिखा C6H12O6, हमने लिखा NH2CONH2, ये ऊपर वाला है ये हमारा ग्लूकोज है और ये है यूरिया। अब इनको जब पानी में घोलते हैं तो ये विद्युत अपघटन नहीं बनाते, क्योंकि ये जो है इनमें डाइपोल मोमेंट काम नहीं करता, द्विध्रुव आघूर्ण नहीं रहता है, ठीक है, इनमें वैसा कोई चार्ज रहता नहीं है, इसलिए इनको डालते हैं, ये आयनों में प्रवाहित नहीं होते, इसलिए ये प्रवाहित नहीं करते। तो विद्युत अपघटन जो होते हैं उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए, और जो नहीं होती है उनको बोलते हैं विद्युत अनअपघट्य। तो यहाँ से दो टर्म्स और आते हैं, विद्युत अपघटनी चालक है, चलो इसको नोट करो, इसके बाद आगे बताते हैं, ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं विद्युत अपघटनी चालक के प्रकार, ठीक। तो हमारा जो विद्युत अपघटनी चालक है इसके हम लोग प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं विद्युत अपघटनी चालक, इसको विद्युत भी लिख सकते हैं, आप वैद्युत भी लिख सकते हैं। विद्युत अपघटनी चालक, ये जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वैद्युत अपघटन, एक होता है वैद्युत अनअपघट्य। अच्छा सॉरी, एक्चुअली में
ये वैद्युत अपघट्य है वो इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं विद्युत अपघट्य चालक की, और चालक है इसलिए उसमें से तो विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए, इसलिए इसमें यही आएगा। ठीक है, वैद्युत अपघट्य। ठीक, वैद्युत अपघट्य है, इसमें दो आते हैं, इसमें दो आएंगे। जैसे वैद्युत अपघट्य है, इसमें आ जाएगा, जैसे एक और हो जाएगा हमारा प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल वैद्युत अपघट्य इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और एक होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और इसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, देखो ये दो टर्म्स हैं, होता क्या है जैसे जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं, जैसे कि NaCl है, CH3 COO है, NaOH है, TOH है, ये जो होते हैं जब इनको डिसॉल्व किया जाता है जल, तो ये जो है पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, पूरी तरीके से आयनों में बढ़ जाते हैं। ठीक, जैसे CH3 COO- यहाँ पे देखो ये Na प्लस और प्लस का OH, और ये देखो K प्लस प्लस का OH-, ये पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। तो इनके लिए क्या होता है, ये पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, यानी जल में घुलने पर ये पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। बट जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे देखो एग्जांपल में CH3 COOH हो गया, ठीक है, जैसे NH4OH हो गया, तो ये जब पानी में डिसॉल्व होते हैं तो ये पूर्णतः आयनित नहीं होते, ये पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होते हैं। जो पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं तो इनमें से जो विद्युत धारा है कम प्रवाहित हो पाती है। तो ये हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट। प्रबल वैद्युत अपघट्य यानी वे वैद्युत अपघट्य जिनमें से जो जल में घुलने पर पूर्णतः या फिर 100% आयनित हो जाते हैं, लगभग 100%, और ये पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। तो ये तो हो गया प्रबल वैद्युत अपघट्य। अब देखो एक और है, देखो ये तो हो गया चालक का, इससे हटके एक और टॉपिक है थोड़ा, वैद्युत अनअपघट्य, अपघट्य। देखो बच्चों इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे भी यौगिक होते हैं या पदार्थ मान लो जो जल में घुलने पर वो आयनों में नहीं टूटते हैं और ना ही वो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे C6H12O6, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ये क्या है, वैद्युत अनअपघट्य है। और NH2 CONH2 इसको बोलते हैं यूरिया। आपको पता होगा कि हमारी जो प्रयोगशाला थी, प्रयोगशाला में सबसे पहले जो बनाया गया कार्बनिक यौगिक है वो यूरिया ही था, ये यूरिया। और देखो बच्चों जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं उनमें एक और चीज जो है याद करने की होती है, ये द्रव अवस्था में होते हैं केवल, ये जो वैद्युत अपघट्य होते हैं केवल द्रव अवस्था में ऐसा चालक काम करते हैं। अगर आप इनको सॉलिड अवस्था में ले आओगे तो इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे कि आप सूखा नमक लें अपने घर से, नमक उठाएं, उसमें करना मत, एक्चुअली में ये समझा है, घर पे मत करना, ठीक है, रिस्क होती है इसमें। जैसे नमक लिया, उसमें हम लोग वायर जो है करंट की डोरी उसमें डाल देते हैं। अब क्या उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई वो गलित अवस्था में नहीं है, क्योंकि वो आयनों में विभाजित ही नहीं है। वो विद्युत धारा प्रवाहित करनी है तो हमें एक धनावेश चाहिए पड़ेगा, एक ऋणावेश चाहिए पड़ेगा। तो जब ये पानी या फिर किसी जल में डिसॉल्व होते हैं तो ये आयनों में टूट जाते हैं, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक, तो
इनकी डेफिनेशन आई थिंक आप बना लोगे कि वे वैद्युत अपघट्य जिन्हें जल में घुलने पर ये 100% या लगभग 100% आयनित हो जाते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं, और वे वैद्युत अपघट्य जो जल में घुलने पर पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इनके लिए जो वियोजन की मात्रा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बोलते हैं, वियोजन की मात्रा, इसका मान इनके लिए 1, ये क्लास 11 में है जैसे अल्फा 1, और इसके लिए अल्फा होता है वो लेस देन 1 होता है, इसके लिए जो है लेस देन इक्वल टू 1 मे बी, ठीक, सब लेस देन 1 अल्फा है। तो ये हो गया हमारा दुर्बल वैद्युत अपघट्य। अब ये तो है हो गए हमारे चालक कि चालक क्या होते हैं, ठीक, इसके देखो आई थिंक बच्चों बहुत से टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर दिए। मैं नहीं चाहता कि आप लोग पढ़ लें और यहाँ से पढ़े और यहाँ से निकलते हैं, ठीक। तो अभी तक जो भी पढ़ा है एक बार उसको रिवाइज करते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, वैद्युत रसायन क्या होती है, यानी भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के परस्पर जो संबंध होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं वैद्युत रसायन, ठीक। अभी आप लोग करिए हम आंखें बंद, ठीक, हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए केवल। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिरोध। प्रतिरोध में हमने पढ़ा था रसायन या फिर किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट या प्रतिरोध बाधा उत्पन्न करता है, उसको बोलते हैं प्रतिरोध। इसका मात्रा ओम होता है, इसे व्हीटस्टोन सेतु के द्वारा मापा जाता है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद पढ़ा था हमने प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता जो होती है सबसे पहले हमने पढ़ा था आर जो होता है वो समानुपाती होता है एल के, आर व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल लेके, इन दोनों से निकाला था हमने रो बराबर आर या एल, और ये क्या हो गया था हमारा प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। अब बात करते हैं चालकत्व जी की, तो चालकत्व जी होता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है, इसका मात्रक होता है क्या, ओम इनवर्स, या फिर साइन बोलो या मोल बोलो, ठीक। इसके बाद पढ़ा है हमने चालकता। चालकता जो होती है वो प्रतिरोधकता की उल्टी होती है, यानी व्युत्क्रम होती है। इसका जो इसे हम कप्पा की से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स अथवा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा चालक। चालक क्या होते हैं, जिनमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। चालक दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक चालक या विद्युत जिनको बोलते हैं धात्विक चालक, दूसरा पड़ा आयनिक चालक या विद्युत अपघटनी चालक। तो धात्विक चालक जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, और ये जो होते हैं जो धात्विक चालक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और आयनिक चालक होते हैं उनमें विद्युत धारा आयनों के द्वारा प्रवाहित होती है। धात्विक चालकों में तापमान बढ़ाने से इनकी चालकता कम हो जाती है, और आयनिक चालकों में तापमान बढ़ाने से इनकी चालकता बढ़ जाती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अनपघट्य। सो ये लास्ट वाला टॉपिक था। आई थिंक ये पूरा लेक्चर आप लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ सुना होगा और साथ में नोट्स भी बनाए होंगे। तो बच्चों इसके बाद मिलते हैं हम लोग, कुछ और टॉपिक्स हैं जो इसके रह गए हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसको इसके नोट्स और इसको अच्छे से रिवाइज करके आना, कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। जय हिंद।